सेशन। इसमें भी ओके। थोड़ा सा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, बिकॉज आप लोग देखिए, एक बात का ध्यान रखें, अभी जितने भी सेशंस मैंने दिए हैं इसमें, जैसे पिछला सेशन था जो हाउ टू रीड रिसर्च पेपर, ये बात बताना बड़ा ही आवश्यक है कि जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो उनके लिए यही प्रेजेंटेशन अलग तरह का होता है। उनको बिल्कुल स्पून फीडिंग की जाती है, तो उनको बारीकियों से ये बताते हैं कि हर एक स्टडी में क्या सेक्शंस होते हैं, उनको कैसे पढ़ा जाता है और उसमें किस तरह से पहचान की जाती है। लेकिन चूंकि ये ऑलरेडी लर्नेड गैदरिंग है, आप सभी लोग ऑलरेडी प्रोफेसर्स हैं, तो मैं जो हूँ इसमें प्रैक्टिस से ज़्यादा कंसेप्चुअल एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा ले रहा हूँ। होपफुली वो सही चल रहा है आपके लिए। जी सर, बिल्कुल। So in this session, we will be understanding the role of analysis in academic writing. And then we will try to identify key analytical approaches. Then we will try to apply analytical strategies to structure arguments. And we will work on improving clarity, coherence, and credibility in writing. तो देखिए, चूंकि साइंस का जन्म हुआ है फिलोसफी से, और जैसे जैसे फिलोसफी ग्रो हुई है साइंस ग्रो होती चली गई। और आज भी हम कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को सीधे फील्ड में जाके नहीं करते हैं, पहले उसकी बैकग्राउंड की फिलोसफी, उससे रिलेटेड थ्योरीज को समझते हैं, एनालाइज करते हैं। तो लेकिन इस सारी प्रैक्टिस में हम इतने ज़्यादा साइंटिफिक हो गए हैं, इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं कि अक्सर हम फिलोसफी को भूल जाते हैं या उसको साइड लाइन कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हम अगर अपनी फिलोसफी को, रिलेटेड फिलोसफी को, रिलेटेड थ्योरीज को वापस रिसर्च में लेकर आए, तो हमारी एकेडमिक राइटिंग जो है वो ज़्यादा पिन पॉइंट और स्ट्रांग होगी। तो इसीलिए मैंने ये एक स्लाइड बनाई है जिसको नाम दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ फिलोसफी इन रिसर्च। तो ठीक है, लेट अस पुट द फिलोसफी बैक इनटू द रिसर्च। जैसा कि मैंने अभी कंप्लेन किया कि हमारी रिसर्च से, हमारी रिसर्च आइडियाज से और हमारी रिसर्च अंडरस्टैंडिंग से, एकेडमिक राइटिंग की ऑब्जेक्टिव से फिलोसफिकल डेलिब्रेशंस की कमी हो गई। फिलोसफिकल अप्रोचेस को हम कम लेकर चल रहे हैं, थ्योरेटिकल कनेक्शंस को, उनकी 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 ग्राउंड इम्पैक्ट को, थ्योरी को, ग्राउंड इम्पैक्ट को हम पहले से नहीं सोच रहे हैं इतना ज़्यादा। इसलिए हमारी रिसर्च की रिगर, रिसर्च की स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है। तो हमें अपनी साइंटिफिक एक्टिविटीज में फिलोसफी को बढ़ाना चाहिए। Academicians like you and I are thinkers, big thinkers and problem solvers. हमारे ही ऊपर हम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ाने वाले टीचर्स के ही कंधों पर समाज के इम्प्रूवमेंट की जिम्मेदारी अब वास्तव में होती है। अगर पॉलिटिशियन कोई जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो उनको एडवाइस करने वाली जो है वो एकेडमिक कम्युनिटी होती है। तो दे एस्टेब्लिश कनेक्शन ऑफ थ्योरीज, रिसर्च एंड प्रैक्टिस। देखिए, थ्योरी कभी भी स्टैंड अलोन नहीं। थ्योरी नई रिसर्च के जरिए या तो प्रूव की जाती है या डिसप्रूव की जाती है, या अगर कोई थ्योरी एक कॉन्टेक्स्ट में या किसी एक कंट्री में, किसी एक समाज में एस्टेब्लिश की गई, तो वो दूसरे कंट्री में, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में उसी के आधार पर रिसर्च की जाती है। अगर वो पहले वाली रिसर्च दोबारा इस नए कॉन्टेक्स्ट में भी सेम सिमिलर रिजल्ट्स देती है, फुलफिलिंग द कैविएट्स, तो उस थ्योरी को हम स्टैब्लिश कर देते हैं, तो वो थ्योरी फर्दर अप्रूव हो गई है। और अगर वैसे ही रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, अपोजिट रिजल्ट्स मिलते हैं, तो वो थ्योरी डिस्प्रूव हो जाती है। और अगर एक थ्योरी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बार बार प्रूव हो रही है, तो फिर हम उसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं। जैसे एक थ्योरी है, बड़ी मशहूर है, बॉर्नफेन ब्रेनर की थ्योरी है, जो छोटे बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के अराउंड इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी कहलाती है। कि कैसे छोटा बच्चा जब घर में होता है तो उसकी इमीडिएट इकोलॉजी क्या होती है, वो बड़ा हो जाता है, पीयर ग्रुप बनता है उसका, वो स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है,
वाइडर उसकी इकोलॉजी होती जाती है। ये थ्योरी जो है वो अलग अलग समाज में भी एक जैसी ही पाई गई है। तो अब उसके आधार पर हम जब नए इंटरवेंशन बनाते हैं, बच्चों को नई चीजें सिखाना है, वो एजुकेशन रिलेटेड हैं या समाज में किसी प्रकार की अच्छाई बुराई हो रही बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरवेंशन बनाए जाते हैं, तो इन थ्योरी के आधार पर बनाए जाते हैं। इसीलिए अकेडमिशियंस जो हैं उन पर जिम्मेदारी होती है कि वो थ्योरीज को रिसर्च के जरिए प्रूव या डिस्प्रूव करें और उसके बाद उनको प्रैक्टिस में लाने पर ध्यान दें। तो ये सारे प्रैक्टिसेस जो हैं, थ्योरी को इनकॉर्पोरेट करना हमारी एकेडमिक राइटिंग का पार्ट होता है। अब क्योंकि पहले भी इस बात को कवर कर चुका हूँ कि अगर कोई किसी प्रकार की कमियां या खराबियां हमारी रिसर्च में फॉल कर रही हैं, तो उसमें जो है रिसर्च का रोल क्या रहा। अगर समाज में कोई खराबी आई है तो उसमें रिसर्च का रोल क्या रहा है, हमारे किसी आउटकम में खराबी आई है तो उसमें रिसर्च का रोल क्या रहा है। अगर रिसर्च का रोल रहा है तो हमें उसको भी एनालिटिकली अंडरस्टैंड करना होगा कि हाउ इट कुड बी करेक्टेड थ्रू इम्प्रूवमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटी। हमें अपनी स्टडीज में जो गैप्स हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसको भी फोकस करना है ताकि हम अपनी फिलोसफिकल ओरिएंटेशन को मेंटेन कर सकें। और क्योंकि थ्योरीज का कनेक्शन जो है, आर्गुमेंट्स का कनेक्शन जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को जन्म देता है और उससे हमें नई एरर्स पता चलती हैं जो ऑलरेडी हमारे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में मौजूद हैं, और उनको हम रीजनिंग और प्रैक्टिस के जरिए, यानी कि समाज में जाकर प्रैक्टिस करना, वहां से एक हमें रीअश्योरेंस मिलता है कि थ्योरी ने सही काम किया या नहीं किया। जैसे अभी मैंने एक रिसर्च को गाइड किया था अपने फाउंडेशन में, तो उसमें जो मेन रिसर्चर हैं उन्होंने एक जेंडर पर्सपेक्टिव लिया। यानी कि उन्होंने जो है ये विजुअलाइज किया कि जो वीमेन मेंबर्स हैं समाज में, गर्ल्स एंड लेडीज जो हैं, उनको जो सेक्सुअल अब्यूज या इस तरह का सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, वो क्यों है। वो मेन में एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन जो उनका है वो थोड़ा सा निगेटिव है। तो अब उसको इसका इम्प्रूवमेंट करने के लिए उन्होंने ये सिंथेसाइज किया कि ये थियोरेटिकली पता चला है कि जो एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन फॉर्म होता है वो बच्चों में एडोलेसेंस के दौरान होता है। 12 से 15 16 17 साल की एज में जो है उनके अंदर जो एनालिसिस की उन्होंने कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं और उसका मैनिफेस्टेशन कैसा होता है, बच्चे घर में कैसे बिहेव करते हैं, बाहर स्कूल के दोस्तों के साथ जब होते हैं तो उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन कैसा होता है। उसके बाद उन्होंने बॉर्नफेन ब्रेनर की थ्योरी को यूज करते हुए एक इंटरवेंशन डेवलप किया, जिसमें उन्होंने बच्चों को जिस एज में उनका एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है उसी एज में उनके एटीट्यूड को चेंज करने वाला इंटरवेंशन दिया, और उसके जरिए उन्होंने उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन की जो निगेटिविटी थी उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। यानी समाज में उन्होंने एक पॉपुलेशन में 200-250 बच्चों में उन्होंने समाज में ये बदलाव लाया कि उन्होंने एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन को निगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इस ऐसा करने में उन्होंने थ्योरी को, रिसर्च को और प्रैक्टिस को, तीनों चीजों को कंबाइन किया है। ये एक क्रिटिकल अप्रोच है जो एकेडमिक एक्टिविटी में, थिंकिंग में भी और राइटिंग में भी, एकेडमिक राइटिंग दोनों में ही ये मैनिफेस्ट हो। और ये सारा प्रोसेस जो है वो इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है। हम स्वयं को और अपने समाज को इम्प्रूव कर रहे होते हैं ये सारा काम करके, करेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। करेक्शन जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड है, और हम अपने आप को एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को गाइड कर रहे हैं एज ए कम्युनिटी ऑफ रिसर्चर्स
एज ए कम्युनिटी ऑफ एकेडमिशियंस अपने आप को गाइड कर रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो हमारे अपने इम्प्रूवमेंट का है, हमारे समाज के इम्प्रूवमेंट का, हमारी रिसर्च की एक्टिविटी के इम्प्रूवमेंट। ऑफ कोर्स अगर हमारी साइंटिफिक एक्टिविटीज थॉटफुल हैं, माइंडफुल हैं, तो हम जो वर्ड अपने आसपास बना रहे हैं वो रैशनल वर्ड होगा, उसमें लॉजिक और रीजनिंग को सही जगह दी जाएगी, विज्ञान को सम्मान दिया जाएगा। तो आगे और चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग को सिंथेसाइज करने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि अगर हम देखिए, जो भी रिसर्च की एक्टिविटी है वो साइंटिफिक एक्टिविटी है, और साइंटिफिक एक्टिविटीज जो है वो उसमें चार मेजर मेजर अजम्पशंस होते हैं साइंस के, जो हम किसी भी एक्टिविटी को साइंटिफिक बनाते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि जो नॉलेज है उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं, एम्बिग्यूटी नहीं होती है, क्लैरिटी होती है। जैसे कि मैंने कल एक एग्जांपल दिया, अगर आप पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो वो बॉयल हो जाता है। तो ये नॉलेज है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज है। अगर हम इसमें बहुत सारी बातें जोड़ दें कि अगर किसी बड़े नेता की प्रेजेंस होगी तो पानी बॉयल नहीं होगा, किसी बड़े प्रोफेसर या पदाधिकारी की का इसमें इंस्ट्रक्शन आ जाएगा तो पानी जो है वो ठंडा हो जाएगा। ये अगर इस टाइप की सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाएगी वो साइंस नहीं है। साइंटिफिक नॉलेज है कि देयर इज ए डायरेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन। ये मैंने एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल दिया है, आप अपने आसपास बहुत सारे फिनोमेना हैं जिनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन, कोई भी फिनोमेना जो हमारी दुनिया में कहीं भी हो रहा है उसको हम उसी को हम लैब के अंदर छोटे सेटअप में एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर सकते हैं। तो वो साइंटिफिक जनरलाइजेशन ये है कि हमारी जो नॉलेज है वो अगर एक छोटे सेटअप में कोई इंफॉर्मेशन हमें उसकी मिली है तो उसका रेप्लिकेशन हम एक लार्ज पर्सपेक्टिव में कर सकते हैं। मान लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, एक इंटरवेंशन था जो डेवलप किया गया एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन को टोन डाउन करने के लिए, वो एक छोटे पर्सपेक्टिव में किया गया, 200-250 बच्चों पे किया गया। लेकिन हमें ये कॉन्फिडेंस है कि हम इसको पूरी पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज कर सकते हैं, कि सारी पॉपुलेशन के बच्चों के लोगों को सेम इंटरवेंशन दिया जाए उसी कंडीशंस में, तो वो सभी का एटीट्यूड जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ये जनरलाइजेशन।